नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, ऐसा हम कहते जरूर हैं, लेकिन अगर हम आज के विज्ञापनों को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे खूबसूरत ना होना कोई अपराध है। और सदियों से हमारी यही सोच रही है। शादी के बाजार में तो सिर्फ गोरे रंग की ही डिमांड है, तभी तो बिकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उन्हें बेचते हैं सुंदर हसीन चेहरे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सपनों को बेचते बेचते कई बार हम जुर्म के दरवाजे भी खोल देते हैं। गुड मॉर्निंग। इंटरव्यू है आज। ये फाइल क्या दिख रही है, उसको देखना। देख, कॉन्फिडेंस तो देख उसका। शक्ल देखी नहीं और इंटरव्यू के लिए आई है। सेल्स के इंटरव्यू के लिए आई है क्या? अरे बैकएंड के लिए आए होंगे, पूछ ले। एक्सक्यूज मी, सेल्स गर्ल या बैकएंड? सेल्स। वो क्या है ना, अभी तक अपनी जिंदगी बैकेट में जीती आई हूँ, पर अब सोचा कि सामने से भी दुनिया देख लूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे हाँ 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 जी, ठीक है ना। अरे सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और फिर डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसा रहा इंटरव्यू? तो मेरी बात मान ले, अब ये नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़, सीधा शादी कर ले। मुझे एक और ना नहीं सुननी पापा। अरे ना नहीं है, ये देख शुरुआत से हाँ है। अब तू खुद ही पढ़ के देख ले। उन्हें छोटी और सावली लड़की ही चाहिए। तो बेटे में ही खोट होगी ना पापा। तू ना अपनी ये सोच, अगर इसी अकड़ में रही ना तो उम्र ढल जाएगी, 30-32 की हो जाएगी, फिर कौन करेगा तुझसे शादी? सुन, मैंने तय कर लिया है, रिश्ता अच्छा है, तेरी शादी यही होगी बस। मतलब आपको अच्छा लगता है ना पापा, मेरी बेइज्जती होती है बार बार? मुझे नहीं करनी है कोई शादी। तेरी शादी यही होगी बस, अब और कोई सवाल नहीं, ठीक है? बुलबुल के लिए एक रिश्ता आया था जहां उसकी हर कमी को स्वीकारा गया था। क्या वो लोग वाकई दिल के बड़े थे या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था? सब अरे मैडम सुनिए ना, वो बुलबुल नहीं मिल रही, रिपोर्ट लिखानी है मुझे। 2 मिनट रुकिए। नहीं मैं रुक नहीं सकती हूँ, कुछ भी क्या मैडम। अरे सर, वो बुलबुल नहीं मिल रही है। कौन बुलबुल? क्या हुआ? क्या? मेरी बहू, ये फोटो उसकी। अच्छा, आप 1 मिनट बैठिए, शांति से बात। शांति से बैठूंगी तो बेटा कुछ कर लेगा। बहू के चले जाने के बाद वो पागल हो गया है सर। चलिए जल्दी। बुलबुल को आखिरी बार कब देखा था आपने? कल रात को 10:30 बजे वो बाहर जा रही थी घर से। बहू, कहाँ जा रही है तू अभी? माँ जी, सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, टहल कर आती हूँ। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ माँ जी। ठीक है, जा। और सुन, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जा। हाँ? जी माँ जी। उसके बाद में जाके सो गई थी, कब आग लगी पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल बुलबुल उठ गई। बेटा चल जरा चाय रख दे मेरे लिए। बुलबुल बुलबुल उठ ही नहीं लगता है अभी तक। बुलबुल, शरद उठ। क्या हुआ माँ? सोने दो हमें। अरे उठ ना, जल्दी उठ ना। बुलबुल कहाँ है?
तो नहीं आई रात में। आपकी बहू रात भर घर नहीं आई और आपका बेटा आराम से सोता रहा। वो बुलबुल कई बार देर रात तक मेरे कमरे में रुकती थी, पैर दबाती थी मेरे, कभी कभी तो मेरे कमरे में ही सो जाती थी। शरद को लगा होगा कि शायद वो मेरे कमरे में सोई है। साली जी प्लीज पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। जी आप मुझे मर जाने देते ना, क्यों बचाया आपने? मैं नहीं रह सकता, मत सोचिए, मैं जी नहीं सकता उसकी। बुलबुल जी आ जाएंगे। स्वीटी जी प्लीज समझाइए ना, देखिए आप इतनी बड़े होकर बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। बुलबुल जी कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। प्लीज पानी पीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। क्या ड्रामा लगा रखा है? सारा घर सर पे उठा रखा है। स्वीटी जी आप साले साहब का दर्द नहीं समझती। दर्द हुआ जब भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं तो तुम बीच में अपना भोपू क्यों बजा रहे हो? उठ गया, जाओ जाके संभालो अपना डिपार्टमेंट। आइए। तो पागल है क्या? ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? मैं ये है मेरा बेटा बुलबुल, इसी की पत्नी है सर। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी बेबी को ढूंढ दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ सर। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई थी? लड़ाई नहीं सर, कभी लड़ाई नहीं हुई, वो बहुत अच्छी है। बुलबुल का कमरा दिखाइए। जी आइए। पहले कभी इस तरह से गई हो? कभी नहीं गई सर मैं उसको मायके नहीं जाने देता हूँ, वापस बुला लेता हूँ। पुलिस अंकल, मामा जी को पकड़ने आए हो? इसकी चाबी दीजिए। ये लीजिए। सर कल रात को जब बुलबुल टहलने गई थी तो उस समय मैं अपना नेल पेंट हटा रही थी और उसके बाद मैं सोने चली गई। वो एक्चुअली टाइम पे सोना पड़ता है ना, मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वरना डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और आप? सर मैं इनका जीजा हूँ, मतलब स्वीटी जी मेरी पत्नी है। तो आपको कब पता चला कि बुलबुल घर पर नहीं है? सर सुबह सुबह मम्मी जी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। चोरी हुई है। अरे गहने नहीं है इसमें, कौन चुरा के लेके गया? सब बुलबुल के गहने थे इसमें, और मेरी बहू और उसके गहनों को लेकर चला गया सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलबुल खुद अपने गहने लेकर गई। नहीं सर, बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहू को। और कुछ गायब हुआ है? मेरा मतलब है बुलबुल के कपड़े या बैग या कोई और सामान। नहीं सर, बाकी सब तो है, सिर्फ गहने नहीं है। उसका किसी से कोई झगड़ा या कोई अनबन थी? शादी से पहले उसका किसी से कोई अफेयर रहा हो? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, किसी से अफेयर नहीं है उसका कोई। आपने अपनी बहू के माँ बाप को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैं इतना घबरा गई थी कि याद नहीं रहा कि फोन करूं। कहीं वो अपनी मायके तो नहीं चली गई? मैं फोन करके पूछ। नहीं, अब आप फोन मत कीजिए, चोरी का मामला है। अगर वो अपने मायके गई है तो हमें उसे अलर्ट नहीं करना है। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? हमारी बेटी गहने लेकर भाग गई है और यहाँ आई है। बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी है, यहाँ आई भी हो सकती है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हाँ हाँ ठीक है, बक्से सिंदूक सब छान लीजिए, चाहे तो बोले पैंट शर्ट का पॉकेट भी। विजय सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी बुलबुल कल रात से घर नहीं लौटी, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी? बिल्कुल खुश थी सर। अरे उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार से रखते थे। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे माँ करने दीजिए ना। छोड़िए सर, मायके आई है ना, आराम कर, छोड़। हाँ, ससुराल में माँ जी कोई भी काम नहीं करने देती हैं, मतलब घर का काम करने के लिए तो तरस गई हूँ मैं। अच्छा, इस सास से मेरी शिकायत करेगी कि माँ काम करवाती है। छोड़िए सब। माँ, मैं जानती हूँ एक बात, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब लगता है कि आप लोगों ने जो भी किया ना, मेरे अच्छे के लिए किया। ससुराल वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं होती माँ वहाँ पे। आ गया फोन दामाद जी का, जा। दामाद जी का फोन आता था तो मेरी बेटी का चेहरा खिल उठता था, खुश हो जाती थी वो। इंस्पेक्टर साहब, हम तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके थे
कि कभी हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ पाएंगे, लेकिन किस्मत देखिए कि उसे बहुत अच्छा रिश्ता मिला, बहुत अच्छा ससुराल मिला। ऐसी क्या वजह थी कि आपकी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था? मेरी बेटी कद में थोड़ी छोटी है, उसका रंग भी सांवला है, देखने में बस ठीक ठाक है। सर, बुलबुल घर पे नहीं है और गहने भी नहीं मिले। हो गई तसल्ली? जाइए उसके ससुराल वाले से फिर से पूछताछ कीजिए कि उन्होंने तो गड़बड़ नहीं की, उन्होंने इख्तियार दिया था ऐसे सावली लड़की के लिए। किसको पता था मन में ऐसी खोट होगी? किसके मन में क्या खोट है ये तो हम पता कर लेंगे। विक्की, सीरियल देख के ना तुम लोग का दिमाग खराब हो गया। चलो सो जाओ। स्वीटी जी देखी ना, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे। लगता है बच्चे भी तुम्हारी औकात समझ गए। स्वीटी जी, आप ना हमेशा मुझे ऐसे ही जलील करती हैं। और तुम जो मुझे रोज जलील करते हो उसका क्या? कोई काम धाम तो तुम्हें है नहीं, सारा दिन मेरी माँ और भाई के पीछे भागते हो, और उनके नहीं तो मेरे पीछे भागते हो। चुप हो जाओ तुम दोनों, सो जाओ। ये सारे पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दो। ओके सर। सर, बुलबुल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसका फोन रात 11:30 बजे स्विच ऑफ हो गया था, गाजीपुर पार्क में। गाजीपुर? इतनी रात को इतनी सुनसान जगह क्या करने गई थी? चलो लोकेशन पे जाके देखते हैं। विजय, पूरा पार्क छान मारो, चारों तरफ देखो, सबसे पूछताछ करो। सर, यहां कुछ है, यहां आइए। सर ये देखिए। साले साहब लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। कब तक उदास बैठे रहेंगे? आपको खाना खिला के रहूंगा, लीजिए। जीजा जी मत जिद कीजिए, मना किया ना मैंने नहीं खाना। लेके जाइए खाना यहाँ से। थोड़ा तो खाना खा लीजिए। मम्मी जी देखिए, खाना नहीं खा रहे हैं, समझाइए आप। दीजिए, जरा फोन देखिए किसका है। जी मम्मी जी। नहीं खाना है ना खाना, मत खा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन भूखा रहेगा तू बहू के लिए। रहूंगा माँ, भूखा रहूंगा बुलबुल के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार किया है मैंने उससे। मम्मी जी, पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, उनको कोई लाश मिली है, फौरन थाने बुलाया है। आप जानते हैं उस लड़की को? हाँ, वो हमारे घर के सामने जो पार्लर है वहां काम करती थी। सर, 1-2 बार गली में देखा है उसे, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का बुलबुल से क्या कनेक्शन है। वो तो हमें अभी नहीं पता। इस लड़की की लाश हमें गाजीपुर पार्क में मिली, वहीं जहां पर बुलबुल के फोन की लास्ट लोकेशन है। उसके बाद बुलबुल का फोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे एक बात बताइए, बुलबुल गाजीपुर क्यों गई होगी? गाजीपुर? पर उस दिन जब रात को वो घर से निकली थी तो कह रही थी सर दर्द कर रहा है, टहल के आती हूँ, और कुछ नहीं बताया था उसने। बुलबुल जानती थी इस लड़की को? नहीं, वैसे पार्लर की लड़कियों से ज्यादा बोलचाल नहीं थी उसकी। क्या नाम है पार्लर का जहाँ ये लड़की काम करती थी? क्या तुम बता सकती हो कि नैन्सी गाजीपुर के पार्क में क्या करने गई थी? सर, नैन्सी अक्सर वहाँ जाया करती थी, रात में वहाँ ज्यादा लोग नहीं होते थे और उसे पार्क में अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस एरिया में भी तो काफी सारे पार्क्स हैं, फिर वहीं क्यों? सर, बस कभी पूछ लो तो बोलती थी कि बस पार्क में उसे अकेले बैठे रहना अच्छा लगता है। नैन्सी के बारे में कुछ और बता सकती हो? मेरा मतलब है उसका परिवार या रिलेटिव्स जो कोई यहाँ रहता हो। ऐसे तो हम लोग नेपाल के हैं साहब, लेकिन आजमगढ़ में आकर काम करते कई साल हो गए। फिर नैन्सी दिल्ली में आ गई और ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी। हमारी एकलौती सहारा थी साहब, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ? बहुत अच्छी बेटी थी साहब, बहुत अच्छी बेटी थी। सर, नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी सर, मगर मैं बताती हूँ सर। वैसे तो नैन्सी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ा चक्करों में पड़ी हुई थी। कैसे चक्कर? पता नहीं सर, हमेशा फोन पे लगी रहती थी या तो फिर शाम को कहीं घूमने चली जाती थी। सर, नैन्सी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी सर। वो देखने में सुंदर थी ना, तभी मोहल्ले के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। और नैन्सी का बुलबुल से क्या कनेक्शन था? बुलबुल, ये नाम तो हमने
पहली बार सुना है। सर बुलबुल आती थी यहाँ पे पार्लर में कभी कभी, एक दिन तो अपनी ननद के साथ भी आई थी यहाँ पे, और वो नैन्सी को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। एक दिन जब नैन्सी रो रही थी ना सर, तो बुलबुल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, और जब तक समझाया जब तक वो चुप नहीं हुई। पर नैन्सी भी ना पता नहीं आजकल क्यों परेशान रहती थी वो। नैन्सी के कलीग ने हमें बताया कि नैन्सी कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। क्या परेशानी थी उसे? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता साहब। लेकिन कल रात में नैन्सी का फोन आया था साहब। क्या कहा उसने? कुछ बताया क्या परेशानी उसे? कह रही थी कि हमारी बहुत याद आ रही थी और उसे बड़ा शहर नहीं अच्छा लग रहा था साहब। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा साहब। सर बुलबुल का गाजीपुर पार्क में होना और नैन्सी की लाश का गाजीपुर पार्क से मिलना, दोनों कड़ी आपस में मिलती हैं सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से नैन्सी का खून 12 बजे हुआ और उसी लोकेशन पर बुलबुल का फोन ठीक आधे घंटे पहले ऑफ हुआ। लेकिन सर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? विजय, उस पार्लर के ओनर के मुताबिक नैन्सी हमेशा फोन पे लगी रहती थी। हो सकता है किसी लड़के से प्यार हो गया हो सकता है कि वो उससे मिलने गई हो, पार्क में उसका झगड़ा हुआ हो और उस झगड़े में उस लड़के ने नैन्सी को मार दिया। लेकिन सर बुलबुल वो वहां पर क्यों थी? बुलबुल का गहने लेकर गायब हो जाना और उसी स्पॉट पर मौजूद होना जहां पर एक मर्डर हुआ है, इससे इतना तो तय हो जाता है कि बुलबुल का गायब होना और नैन्सी का मर्डर केस, इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हो सकता है ये बुलबुल ने किया हो। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद कोई क्लू मिले। सर कौन है? पता नहीं सर वो कौन था, अंदर रूम में कैसे आया? वो अचानक से रूम से बाहर निकल के भागा सर। फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो कोई भी है उसके पास तुम्हारे कमरे की डुप्लीकेट चाबी है। तुमने या नैन्सी ने कभी किसी को चाबी दी थी? नहीं सर। आपने दी थी? सर एक चाबी थी मेरे पास, तो मैं इनको दे दिया। ये आदमी था या औरत? सर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि कौन था सर। सर क्या था इस कमरे में जो ढूंढने के लिए वो आया था? तो नैन्सी के मर्डर से रिलेटेड तो कुछ नहीं था। मुझे एक काम करो, सारा कमरा अच्छे से चेक करो। सर सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर आखिरकार वो आया था क्या करने के लिए? और ये था कौन? बुलबुल या फिर ऐसा कोई जो अब तक हमारे रडार से छूट गया? हेलो, ठीक है सर। नैन्सी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। वो किसी एक नंबर से लगातार टच में थी। किसी पुष्कर देसाई के नंबर रजिस्टर्ड है। ये कौन? सर हमारी टीम ने वो भी पता किया है, ये बुलबुल का जेठ है। विजय पीछे देख। सर सर पीछे तो लॉक है। इनकी बहू मिसिंग है और इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। पूरा परिवार घर लॉक करके बाहर है। कहाँ गए ये लोग? आप पता नहीं सर, कुछ इमरजेंसी आ गई थी शायद हॉस्पिटल गए। साहब वो बुलबुल के यूं गायब होने का दर्द मेरा बेटा सह नहीं पाया और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरे माँ से बड़ी झूठी दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। सब जब तक हमें ये बात का पता चलता वो अपनी नसें काट चुका था सर। बहुत खून बह गया।
उसने तो पहले से खाना पीना छोड़ के रखा है। अगर बुलबुल नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का। आपके बेटे के साथ हम होश में आने के बाद बात करेंगे। फिलहाल हमें आपके बड़े बेटे पुष्कर की तलाश है। पुष्कर? पर साहब उसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है, बुलबुल के गायब होने से भी और उस पार्लर वाली लड़की के मर्डर से भी। वो पुष्कर हमारे साथ नहीं रहता साहब। क्यों? सर वो करीब 10 दिन पहले पुष्कर घर छोड़ के चला गया था बुलबुल की वजह से। सारे लोग सुन लो, सब के सब सुन लो कान खोल के। जब तक ये लड़की इस घर में है तब तक कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा। और जेठ जी, मैं तो इस घर को छोड़ के कहीं जाने वाली हूं नहीं, तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। दिखाऊंगा तो मैं तुझे अच्छे से दिखाऊंगा। किस बात को लेकर इतना नाराज था पुष्कर? सर उसे पीने की लत लग गई थी और बुलबुल ने घर पे पीने से उसे साफ मना कर दिया था। अब कहाँ रहता पुष्कर? तो वो अपने एक दोस्त के साथ विनोद नगर में। लेकिन सर वो घर पे नहीं मिलेगा आपको, सारा दिन दारू के अड्डे पे ही पड़ा रहता है। सर कहीं पुष्कर और नैन्सी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं था? दोनों को फोन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में अनबन हुई और बुलबुल बीच में फंस गई है? ऐसा हो सकता है कि उस रात नैन्सी के कमरे में बुलबुल ही हो। अब ये सब तो पुष्कर से मिलकर ही पता चलेगा। पुष्कर तेरा ही नाम है? मेरे बाप ने तो यही रखा है। आपको मेरे नाम से आपको क्या काम? तेरी चढ़ी हुई थोड़ी शराब उतारनी है, फिर थोड़ी गपशप करनी है नैन्सी और बुलबुल के बारे में। किसका नाम ले लिया साहब? नशा पानी हो गया, मेरे को ना वापस पीना पड़ेगा। रख। बुलबुल गायब है। अच्छा हुआ, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ साहब। पहले तू सरकारी घर जाएगा, बाद में अपने घर जाएगा। अरे साहब साहब, अरे साहब सुनो, मैं बात सुनो तो साहब। उतर गई? बोल, बुलबुल कहाँ है? सर मैं नहीं जानता वो कहाँ है। अच्छा, और नैन्सी? उससे तो तेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। नैन्सी? कौन नैन्सी साहब? साहब मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कितने सारे कॉल्स गए तेरे नंबर से नैन्सी को। साहब मैं नहीं जानता ये किसके कॉल, मैंने नहीं किया साहब, मैं किसी नैन्सी को नहीं जानता साहब। लगता है इसकी उतरी नहीं, थोड़ा नींबू पानी पिलाओ इसे। मैं नहीं जानता साहब कि मेरे फोन से उसको कॉल कैसे गया साहब। मैं नहीं जानता किसी नैन्सी को, मैंने किसी नैन्सी को कोई कॉल नहीं किया साहब। मान लेता हूँ कि ये सारे कॉल्स अपने आप गए। ये बता, बुलबुल से तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर वो नासूर थी, हमेशा मुझे परेशान किया करती थी। तू क्या कर रही है? तू कर क्या रही है? हिम्मत कैसे फिर बोतल चुहिया जैसी है उतनी ही रहना, वरना मसल के रख दूंगा तुझे। जेठ जी, कद में छोटी हूँ, हिम्मत में नहीं, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और अगर जहर पीना ही है ना तो एक ही दिन पी लीजिए, ये रोज रोज पीने का तमाशा क्यों? मेरे रहते हुए नहीं, सब नहीं चलेगा। साहब मुझे शराब की लत है और वो मुझसे नहीं छूट सकती साहब, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। साहब मैं एक सच बताता हूँ, बुलबुल को और किसी भी नैन्सी को मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया। सर ये पुष्कर झूठ बोल रहा है, कॉल रिकॉर्ड कैसे गलत हो सकते हैं? बुलबुल से नफरत करने की वजह थी इसके पास। हो सकता है नैन्सी से कुछ पंगा हुआ हो और नैन्सी को ठिकाने लगाते वक्त बुलबुल वहां आ गई हो। और बुलबुल कभी गलत होते हुए देख नहीं सकती, इसलिए पुष्कर ने या तो उसे मार दिया या फिर किडनैप करके कहीं रखा है। लेकिन सर इतना तोड़ने के बाद भी पुष्कर अपनी बात पे क्यों अड़ा हुआ है? 21 अगस्त की रात को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, पता करो तब पुष्कर कहाँ था। अगर फोन पे इतनी बातें करते थे तो कभी ना कभी तो मिले होंगे, किसी न किसी ने तो इन्हें मिलते हुए देखा होगा। सर सर हमने सब जगह देखा, नैन्सी के जानने वालों से और नैन्सी के आस पड़ोस के लोगों से, किसी ने भी नैन्सी के साथ पुष्कर को नहीं देखा। इनफैक्ट 12 अगस्त के बाद जिस दिन पुष्कर ने घर छोड़ा, उस दिन के बाद से वो अपने गली में नजर तक नहीं आया। और कुछ? हाँ सर, पार्लर की लड़कियों से मैंने पूछताछ की तो पता चला कि नैन्सी पे कोई छुप छुप के नजर रख रहा था।
कुछ बताया उन्होंने किसको देखा था? मनीष को। मनीष? हाँ सर। हो सकता है सर मनीष नैन्सी के पीछे पड़ा हो, क्योंकि मैंने पुष्कर के कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया तो पता चला कि 12 अगस्त के बाद पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं हुआ है। मतलब पुष्कर के घर छोड़ने के बाद, राइट? हाँ सर, लेकिन उससे पहले पुष्कर और नैन्सी के बीच में रेगुलर बातें होती थी, लगभग रोज। लेकिन सर 9 तारीख को भी पुष्कर के मोबाइल से नैन्सी को एक भी कॉल नहीं गया है, और मैंने पता किया तो पुष्कर उस दिन घर से बाहर था। मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि पुष्कर के फोन से नैन्सी को ये सारे कॉल्स चोरी छुप के मनीष करता था? सर भला मैं क्यों नैन्सी जी को कॉल करूंगा? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो घर से बाहर भी तभी जाता हूँ जब मुझे कुछ खरीदना होता है अपनी सासू माँ और पत्नी की मदद के लिए। भला मैं क्यों ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को देखूंगा? सर ये ब्यूटी पार्लर की जो लड़कियां होती है ना, छिछोरी होती है, एक नंबर की छिछोरी। मेरे पति ने कुछ नहीं किया होगा, जरूर उस नैन्सी ने उन्हें फोन किया होगा। लेकिन फोन तो दोनों तरफ से हो रहे थे। हाँ तो हुआ होगा, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मनीष ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो मुझ पे लट्टू है, दुनिया जान के उसे सुध कहाँ है सर। अगर पार्लर वाली लड़कियों को देखना पसंद नहीं है तो नैन्सी को छुप छुप के क्यों देखते थे? कई लोगों ने देखा है तुम्हें। मनीष सच बोलना, आई विटनेसेस हैं हमारे पास। नैन्सी के मर्डर से तुम्हारा कनेक्शन साबित करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? दामाद जी, अरे नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ये पार्लर वाली लड़कियों की बातों में मत आइए आप कहना क्या चाहती हैं? क्या नैन्सी बुरी लड़की थी? नहीं नहीं पुलिस अंकल, नैन्सी दीदी को कुछ मत बोलिए, उनकी वजह से मेरे को रोज गोला खाने को मिलता था। गोला कैसे बेटा? अरे पापा दिलाते थे। पापा गोला? वो उनके घर के बाजू में ना एक गोला वाला है, मस्त मजेदार गोला बनाता है, लाल कलर का रहता है, वो इतना अच्छा रहता है। आप भी चलो, आपको भी खिलाऊंगा। हाँ सर मैं मानता हूँ कि मैं नैन्सी जी को ताड़ता था, वो मुझे खूबसूरत लगी थी, पर मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की। माँ की कसम, मेरे लिए तो मेरी पत्नी ही सब कुछ है। और बुलबुल? बुलबुल से तुम्हारा रिश्ता कैसा था? उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा या अनबन? नहीं सर, बुलबुल जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, वो तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखती थी। 21 अगस्त को जब बुलबुल गायब हुई और नैन्सी का मर्डर हुआ, तुम कहाँ थे? 21 अगस्त शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन मेरे लिए स्पेशल डे होता है। मतलब मैं हर शनिवार की शाम को मैं एक मस्त मालिश करवाता हूँ और शाम को फिर घर जाता हूँ इस उम्मीद में कि खूब रोमांस करूंगा अपनी पत्नी स्वीटी जी के साथ। क्या है? वो सैटरडे है ना? हाँ तो आज के दिन तो हमने रोमांस के लिए तय किया था। मूड नहीं है मेरा, क्या करूं? मेरा तो मूड है ना। दफा हो जाओ यहाँ से। पहले 3 बच्चे दे रखे हैं, मेरी कमर का कमरा बन चुका है, सारा दिन डाइटिंग करती हूँ और सिर्फ इनके पीछे भागती हूँ। स्वीटी जी ऐसे मत बोलो ना, मैं भी तो इन बच्चों का ख्याल रखता हूँ। हाँ यही करने लायक हो तुम, इतने नालायक हो कि अब तो तुम्हें देख के मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आती है। जाओ यहाँ से, चादर निकालो और सो जाओ नीचे जाके। सर मारना ही होता सबसे पहले मैं अपनी बीवी स्वीटी जी को मारता। मुझे बहुत तरस आती, हमेशा जलील करती है। नैन्सी जी और बुलबुल जी ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा? सर 21 तारीख को मनीष नाई की दुकान से सीधा अपने घर पे चला गया, रात भर उसकी लोकेशन घर पे ही थी। विजय, इस नैन्सी का इस परिवार से कुछ न कुछ तो लेना देना है। अगर पुष्कर और मनीष ये दोनों आदमी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर अब तो शरद ही बचता है, क्योंकि शरद दिखने में भी ठीक ठाक है और बुलबुल कुछ खास नहीं। हो सकता है शरद ही नैन्सी के साथ। बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रखे, जल्दी चेंज करो, हम लोग घर जाते हैं। डॉक्टर से हमें पता चला कि तुम्हें घर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है। तुम्हारा और नैन्सी का क्या चल रहा था? मेरा और नैन्सी का? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बुलबुल के लिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश की है सर। सुसाइड अटेम्प्ट भी कानूनन जुर्म होता है, इसके लिए भी तुम्हें सजा मिल सकती है।
खैर मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा नाटक है। नाटक? मैं नाटक क्यों करूंगा सर? मुझे अपने लिए बुलबुल जैसी ही पत्नी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, हमें बुलबुल जैसी बहू चाहिए थी। मैंने ही रिश्ता किया था इसका बुलबुल से, और अखबार में ऐड भी मैंने ही दी थी। क्यों? आपका बेटा तो दिखने में अच्छा खासा है, फिर आपको बुलबुल जैसी बहू क्यों चाहिए थी? वो मेरा बड़ा बेटा पुष्कर, उसकी वजह से। सब मेरा पुष्कर हमेशा से ऐसा नहीं था, लायक बेटा था मेरा, लेकिन एक गलत लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उस लड़की की खूबसूरती ने हमें मानो फांस लिया था, और वो गोरी चिट्टी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ भाग गई। बहुत बड़ा सबक सिखा गई वो हम सबको। और तब मैंने तय किया कि अपने शरद की शादी मैं किसी सीधी सादी साधारण दिखने वाली लड़की से करूंगी। शरद को भी मेरा फैसला मंजूर था। शरद ने अपने बड़े भाई की हालत देखी थी और इसीलिए बुलबुल से इसकी शादी की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी शरद की मर्जी से नहीं हुई थी? ऐसा क्यों लगता है? बड़ी नौटंकी फैमिली है सर, कोई सच नहीं बोलता। हो सकता है बुलबुल से शादी का फैसला माँ का और बेटा खुश ना हो और नैन्सी के साथ अफेयर कर बैठा, और जब बुलबुल को नैन्सी के अफेयर का पता चला तो उसने जलन के मारे नैन्सी को मार दिया और कहीं भाग गई। विजय, मुझे एक थियरी बहुत खींची खींची लगती है, क्योंकि अब तक हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जिस रात नैन्सी का खून हुआ उस रात शरद के मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था। सर हो सकता है वो अपने भाई पुष्कर का फोन यूज कर रहा हो, क्योंकि वो तो शराब पीने में डूबा रहता है और उसे क्या पता कौन उसके फोन के साथ क्या कर रहा है। और सर पुष्कर के फोन से नैन्सी को फोन और मैसेजिंग दोनों हुए, और अगर पुष्कर सच बोल रहा है तो फिर इसके पीछे किसका हाथ होगा? एक काम करो, मोबाइल कंपनी से दोनों फोन के बीच हुआ सारा कम्युनिकेशन निकल लो। सर हेलो, ठीक है सर। विक्की, स्वीटी और मनीष का बेटा, उसको किसी ने उठा लिया, वो गायब है। सर मैं हर रोज की तरह 2 बजे स्कूल गया था विक्की को लेने, लेकिन वो था ही नहीं वहां पे। सर मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। टीचर से पूछा, गार्ड से पूछा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया। सर प्लीज उसे ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। सर स्कूल से सीसीटीवी फुटेज आ गया। विकी इस बुरखे वाली औरत के साथ गया। मुझे लगता है इस बुरखे वाली औरत को विकी जानता हो, तभी उसके साथ गया। कहीं ये बुरखे वाली औरत बुलबुल तो नहीं है? विजय, हमने जितना बुलबुल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये बुलबुल होगी। अब तक इस केस में पुलिस को बुलबुल एक विक्टिम लग रही थी, लेकिन विकी के अपहरण के बाद पुलिस को लगने लगा था कि कहीं इन अपराधों के पीछे बुलबुल तो नहीं। दूसरी तरफ शक के दायरे में बुलबुल का पति शरद भी था। वैसे परिवार का हर सदस्य शक के दायरे में था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि बुलबुल थी कहां। यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पीएसआई विकास जैन का फोन आया था। उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जो बुलबुल की फोटो से मैच करती। मैंने शिनाख्त की तो बॉडी बुलबुल की है सर, ये देखिए। बॉडी पे कहीं चोट के निशान भी नहीं है, एक्सेप्ट ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। लगता है इसे गला घोंट के मार दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर बुलबुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत लगभग उसी वक्त हुई थी जब नैन्सी की मौत हुई थी, रात 12 बजे, और मौत गला घोटने से ही हुई है सर। विकी का किडनैपिंग करने वाली एक बुरखे वाली औरत है, हो सकता है वही खूनी हो। इन तीनों क्राइम्स का कोई ना कोई सिरा जाकर के बुलबुल के परिवार से जुड़ रहा है। सर ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करते समय क्या सामने आया।
तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद भी तुम्हारे उससे शारीरिक संबंध नहीं थे। ऐसा क्यों? मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो वर्जिन है। तो उससे क्या साबित होता है सर? लेकिन जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनना। नैन्सी, तुम्हें पता है बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। फिर कब मिलोगी? याद आया या और याद दिलाएं? सर मैं करता था मैसेज, सर मैसेज करता था, कॉल भी करता था उसको। मैंने नैन्सी को देखा सर, अच्छी लगने लगी मुझे। मैं बात करना चाहता था उससे, उसको पटाना चाहता था सर। मैं गहने तूने चुराए थे? नहीं सर, गहने मैंने नहीं चुराए सर। मैं अपने घर के गहने क्यों चुराऊंगा? नैन्सी को देने के लिए? नहीं सर, हमारे घर के हालात इतने भी खराब नहीं थे सर कि अपनी बीवी के गहने चुराऊंगा। 21 अगस्त की रात को क्या हुआ था? मैंने नैन्सी का पीछा किया, उससे बात करना चाहता था मैं। मुझे पता था सर कि वो गाजीपुर के पार्क में जाके बैठती है, मैं भी वहीं गया। लेकिन सर मुझे पता नहीं चला कि कब बुलबुल मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच गई। नैन्सी से मिलने आए थे ना? तुम्हें क्या करना है? ऐसा क्या देखते हो आप उसमें जो आपको मुझ में नहीं दिखता है? नैन्सी को देखकर, उससे मिलकर जो होता है ना, मुझे तुझे देखकर कभी हो नहीं सकता है। पत्नी हूँ आपकी, ऐसा कैसे नहीं होता है कुछ भी? सर मैंने बुलबुल को धक्का दिया और घर चला गया। मैंने पलट कर नहीं देखा सर कि बुलबुल मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं घर गया, सो गया। सुबह उठ के देखा तो बुलबुल थी नहीं, और इतने में पता लगा कि नैन्सी का खून हो गया। मुझे लगा कहीं बुलबुल ने तो नैन्सी को नहीं मार दिया, इसलिए सर मैंने ये अपने आप को जान से मारने का और ये भूखा रहने का नाटक शुरू किया सर। अपनी बहन के कमरे में चोरी छुपे क्यों घुसा था? कुछ नहीं सर, वो मैंने कुछ किताबें नैन्सी को दी थी। किताबें ढूंढने के लिए रात को चोरी से उसके कमरे में घुसा था? तेरी सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। 21 तारीख को जब नैन्सी का मर्डर हुआ तू भी वहीं था। ये तेरे कॉल डिटेल्स सब सच बोल चुके हैं। तू भी सच बोल दे वरना। बताता हूँ। उसके पास वो गहने थे जो शरद ने उसको दिए थे। बुलबुल के गहने? हाँ वही। हाँ सर, मैंने ही बुलबुल के गहने चुराए थे और नैन्सी को दिए थे। तो पहले झूठ क्यों बोला? अपने आप को बचाना चाह रहा था सर। लेकिन शरद बुलबुल के गहने नैन्सी को क्यों देगा? साहब, वो मैंने ही नैन्सी को इस रास्ते पर डाला कि आदमी को कोल्लू बना के पैसे ऐड। खूबसूरत थी वो, मुझे लगा कि शरद को उल्लू बना के वो सारे गहने ले लेगी। उस रात मैं वो गहने ही लेने गया था उससे। गहने दे चल। पर जब मैंने उससे गहने मांगे तो उसने मुझे गहने देने से मना कर दिया। कहने लगी बुलबुल अच्छी लड़की है, उसको धोखा नहीं सकती, इसलिए उसने शरद से गहने नहीं लिए। मुझे लगा झूठ बोल रही है। मैंने उसके बैग में भी चेक किया और उसके बैग में गहने नहीं थे। लेकिन फिर तू चोरी छिपे नैन्सी के कमरे में घुसा क्यों? सर, नैन्सी दिम्मी के साथ उसी घर में रहती थी। मुझे लगा कि नैन्सी ने घर में ही गहने छुपा के रखे हैं, इसीलिए वहां जाता था। हाँ सर, बुलबुल के गहने लेकर तो गया था मैं पार्क में, पर नैन्सी ने लिए नहीं। तो वो गहने हैं कहाँ? मैंने छुपा दिए। तूने बुलबुल को क्यों मारा? नैन्सी को मारते हुए उसने देख लिया था क्या? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। जब मैं वहां पहुंचा तो बुलबुल थी ही नहीं। सीधा सीधा बोल, तूने बुलबुल को क्यों मारा? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बुलबुल को नहीं मारा। नैन्सी को मार के वहां से भाग गया।
मैंने बुलबुल को नहीं मारा था सर, नहीं सर, नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने बुलबुल को सर, कसम से कह रहा हूं मैंने बुलबुल को नहीं मारा सर, मैं उस रात घर लौट आया था, नहीं मारा सर मैंने बुलबुल को। सर सराय रोहिला स्टेशन से विक्की की एक लीड मिली है। वहाँ आजाद रोड पर उसे एक बुर्के वाली औरत के साथ देखा गया है और लोकल पुलिस तलाश कर रही है। जोड़ दीजिए सर। मनीष जी, अपने एक बेटे की किडनैपिंग सीधा सीधा बताओ। बता रहा हूँ सर, विक्की ने मुझे बुलबुल जी के साथ पहले भी 1-2 बार बात करते हुए देख लिया था सर। विक्की की आदत थी कि अगर वो कुछ भी देख लेता था तो वो किसी के सामने भी बता देता था सर। मैं डर गया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो आप लोगों का शक मुझ पर जाएगा। और बुलबुल, उसके साथ क्या किया तूने? कुछ नहीं किया सर। दरअसल मेरी पत्नी अपने पास मुझे पटकने नहीं देती थी और बुलबुल जी का पति भी उसे बहुत धुतकारता था। मुझे लगा कि बुलबुल जी को पटा लेता हूँ तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। सर जी, जब मैं उस रात दरवाजा बंद करने के लिए गया तो मैंने बुलबुल जी को जाते हुए देखा। मुझे लगा कि ये सही मौका है, अकेले में मैं अपने दिल की बात उन्हें बता दूंगा। बुलबुल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। देखिए मनीष जी, मैं ठीक हूँ और अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ। मनीष जी, आप मेरे नंदोई हैं, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। मेरी बीवी तो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी, फिर उस रात जब बुलबुल जी ने मेरी बेइज्जती की तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर झट से मैंने उसकी लाश अपनी गाड़ी में डालकर मधु विहार ले गया, वहीं एक नाले में उसकी लाश को फेंक दिया। तुम पर अपने बेटे की किडनैपिंग और बुलबुल की हत्या का चार्ज लगेगा। सैटरडे की मालिश अब जेल में करवाना। कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में ही नहीं, नीयत में भी होनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत बदसूरत होती है वो इंसान बदसूरत ही होता है। फिर चाहे उसके चेहरे का रंग कुछ भी हो, दिल काला ही होता है। नैन नक्श चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मन हमेशा गंदा ही होता है। और अगर ये बात बुलबुल की सास समझ जाती तो शायद बुलबुल और नैन्सी की जान बच सकती थी। हमारे देश में आज भी खूबसूरती को सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को खूबसूरती को परखना सिखाएं। इंसान की सोच, उसके विवेक, उसके अंदरूनी अच्छाइयों को पहचानना सिखाएं। शायद तभी ये सोच मिट सकेगी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि अभाव में खुशहाली के सपने जरूर देखने चाहिए। संघर्ष आसान हो जाता है और रिश्तों का ताना बाना इस तरह बुनना चाहिए कि हम एक दूसरे की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे। लेकिन अगर संघर्ष जीवन भर का हो और सपने हकीकत से दूर होने लगे तो क्या फिर भी हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों का दामन पकड़े रहना चाहिए? साहब, ऑर्डर। सर,
बेटा चोट लगी आपको? कमले, एक्सीडेंट तो नहीं लगता, ये मामला कुछ और है। आसपास सर्च करो। सर। बेटा डरो मत, हम आपको आपकी मम्मा के पास लेके जाएंगे। ये केस सिर्फ करुणा की गुमशुदा बेटी का नहीं था। क्राइम के कई और एंगल इस केस से जुड़ने वाले थे जिनका संबंध करुणा से ही था। ये घटना भले ही मौजूदा वक्त की थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पर करुणा की जिंदगी के पिछले 10 सालों का रंग था। करुणा 2 मिनट में आई माँ। ए मेटा हूं ना, चूल्हे से रोटी उतरी नहीं कि लेकर गुल। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस जानवर का पेट भरने के लिए गई है। क्या कर रही है करुणा? दादा मैंने ना रोटी बोई है और थोड़े दिनों में रोटी का झाड़ भी उग जाएगा, फिर उसमें बहुत सारी रोटी होगी। फिर ना माँ दुखी और ना पापा, हम पेट भर के खाएंगे और सोएंगे। इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता करुणा। क्या हुआ दादा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? भूखा इंसान ना अक्सर ऐसी गलती कर बैठता है। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन अगर भूख पैसों की हो तो पेट कभी नहीं भरता। अभाव में खुशहाली के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हालात सुधारने के लिए बुरे बन जाना यह गलत है। करुणा का बचपन सही और गलत के ऐसे कई सवालों की भेंट चढ़ने वाला था, जिसका असर उसकी जिंदगी पर 10 साल के बाद भी ज्यों का त्यों था। लेकिन इस असर का करुणा की बेटी पर क्या असर पड़ रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। क्या हुआ दादा? दादा क्या हुआ? अरे भवेक, भवेक, कहाँ मर गया कमीने? अरे क्या हुआ, क्यों अपनी औलाद को गाली दे रहे हो? आधे घंटे से खेत में खड़ा हूँ, प्रैक्टिस लिए क्यों नहीं भेजा उसको? बड़ा उससे फुटबॉल प्रैक्टिस करा के उसका फुटबॉल का खिलाड़ी बनाओगे, अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए क्या बाहर तोड़ोगे? साली, कितनी बार बोला तेरे को मेरे से जबान नहीं लड़ाने का? अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते और आकर जमींदारों जैसी। नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। करुणा भूल जा, मैं तेरा दादा, फिर सब होगा। नहीं नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। मैं ही अभागा था। मेरे पापा ने मुझे फुटबॉलर बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को फुटबॉलर बनाना चाहता हूँ। और तू माँ हो के ये भी नहीं चाहती कि तेरे बेटे का देश भर में नाम हो। जो खुद ही अभागा हो, वो किसी की किस्मत क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलने वाला। तू हमें जिंदगी भर ऐसे ही भूखा मारेगा। मेरी टांग तोड़ दे करुणा, मार मुझे, मार करुणा, मार मुझे, हो जाएगा तुझसे, मार। मुझे नहीं होगा करुणा, हो जाएगा तुझसे, मार मुझे। मेरी टांग तोड़ दे। अगर तू मुझे नहीं मारेगा मैं ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगा। मार मुझे करुणा, मार, मार मुझे, मार मुझे करुणा, मेरी टांग तोड़ दे। सर, बच्ची के बैग से ऐसा कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो कहाँ रहती है, और ना ही उसको कोई चोट लगी है। सिर्फ उसके कपड़ों में खून लगा था सर। अगर वो खून उस बच्ची का नहीं है तो उसके कपड़ों पे कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कामले, जहां वो बच्ची मिली थी उसके आसपास कोई कांड हुआ हो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लड उसकी माँ का हो? हाँ बोल छिड़के। आई सर। सर ये तो किन्नर लग रहा है। ये जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां वो बच्ची मिली थी।
मुझे लगता है इसकी मौत और बच्ची में कोई ना कोई लिंक तो है। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और पता करो कि जो ब्लड बच्ची के कपड़ों पर मिला था वो इसके ब्लड से मैच करता है क्या? सर, जो ब्लड बच्ची के कपड़ों से मिला वो उस किन्नर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब हमारा अंदाजा सही था, उस किन्नर का बच्ची की गुमशुदगी से कोई ना कोई लिंक जरूर है। मर्डर उसी एरिया में हुआ है। दादा आराम से, आराम से दादा। बाबा वो गाड़ी स्कूटर वाले ना दादा को टक्कर मारी और चोट लग गई। अपनी बहन से झूठ बुलवाता है। एक नाकाम पिता अपनी बच्चों की कामयाबी के सपने तो देखता था, लेकिन उससे ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई कि उसका अपना बेटा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। करुणा के पिता, भाई, माँ सबकी अपनी अपनी चाह थी, उम्मीदें थी, लेकिन कोई भी कभी एक दूसरे का पूरक नहीं बन पाया। और जब हताशा हिंसक रवैया अपना ले तो भविष्य पतन की राह पर होता है। करुणा के पिता को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल जाना पड़ा। यह घटना करुणा और उसके परिवार के बिखरने की शुरुआत थी, और इस घटना के 10 साल बाद हालात ऐसे थे कि इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए लापता हो चुका था। कामले, लगता है उस किन्नर को ही मारा गया होगा। सर, घर में कोई और बॉडी नहीं मिली है और ना ही कोई और ब्लड स्टैंड। लेकिन घर की हालत देख के लगता है यहाँ कोई और कांड भी हुआ है। पता करो इस घर का मालिक कौन है। माँ, दादा ने बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो ट्रेन के आगे कूद जाएंगे, और मैं दादा को मरते नहीं देख सकती, इसीलिए तूने उसकी टांगें तोड़ दी। तूने उसकी टांगों के साथ साथ हमारी किस्मत भी फोड़ दी। अरे तेरा बाबा जैसा भी था, उसकी कमाई से कम हमारा पेट तो भर रहा था। अब मैं क्या करूंगी, कैसे घर चलाऊंगी? माँ, मत रोना। अब तेरा दादा बिना दवा दारू के मर जाएगा, और मैं रो रो के मर जाऊंगी। मैं काम करूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, तू रो मत, तू रो मत। सर, ना तो मैं इस किन्नर को जानता हूं ना इस बच्ची को, फिर इस बच्ची की मां को मैं कैसे जानूंगा? मेरा घर पिछले 5 साल से बंद है, मुझे नहीं पता वहां कौन आया और क्यों, क्योंकि सर मैं तो अंधेरी में रहता हूं। प्रताप जी, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? सर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। इसका बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है ये उस किन्नर, बच्ची और बच्ची की मां करुणा सबको जानता। सर, मंजू, सुना है तूने अपने पति को जेल करवा दिया? क्यों रे, तुझे जेल करवाई है?
जो तुझे मिर्ची लग रही है? मिर्ची तो तू है, मेरा मतलब तेरी जुबान बड़ी तीखी है। करुणा चल। ए मंजू, देख बच्चे जवान हो रहे हैं, कब तक दूसरों के कचरे से सड़ा गला अनाज बीनकर पेट भरेगी? जो किस्मत में होगा सह लेंगे। अगर तू चाहेगी तो किस्मत बदल भी सकती है तेरी। सर, मैंने बंगलों के मालिक के कॉल रिकॉर्ड और उसकी अलीबाई चेक की। वो हत्या वाली रात ही नहीं बल्कि कई महीनों से बसा ही नहीं आया। हो सकता है उसने अपना वो बंगलो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया। वो एक रेपुटेड बिजनेसमैन है, ज्यादातर इंडिया से बाहर रहता है और उसका बैकग्राउंड भी काफी क्लीन है सर। अगर उसका बैकग्राउंड क्लीन है तो ऐसा कौन हो सकता है जो उसके घर को क्राइम के लिए इस्तेमाल करे? अच्छा कामले, बच्ची की माँ और किन्नर की पहचान की कोई लीड मिली? नहीं सर, न उस बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट है और न ही उस किन्नर की, लेकिन आसपास के किन्नरों से पूछताछ चल रही है, शायद कोई लीड मिले। एक तरफ पुलिस पिछले दिनों हुई सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन कर रही थी, पारुल की मां करुणा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ उस किन्नर की पहचान के प्रयास भी जारी थे कि तभी उस किन्नर से जुड़ी एक जानकारी सामने आई। नहीं साहब, यह हमारे इलाके का तो नहीं साहब, लेकिन इसको 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ ही देखा था। यार खाली 10 रुपया ही तो मांग रही है, सलमान की तरह बॉडी है और 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। दादा, बंगला नंबर 27 मेहता वाला किधर पड़ेगा? वो उधर। और ये बच्ची भी थी क्या इसके साथ? नहीं साहब, इसके साथ कोई भी नहीं था। अगर ये किन्नर मेहता विला का एड्रेस पूछ रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां अपनी मर्जी से गया था, लेकिन इसका कत्ल भी मेहता विला में ही हुआ और इसका खून बच्ची के कपड़ों में मिला। अगर बच्ची वहां थी तो क्या उस वक्त उसकी मां भी वहां थी? और अगर नहीं तो अभी तक उसकी मां ने अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? कामले, उस रात मेहता विला में जो भी हुआ उसकी इकलौती विटनेस ही बच्ची है। हमें किसी भी तरह इस बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि इस बच्ची का बयान ही हमें इस केस में कोई ना कोई लीड देगा। बेटा खाना खा लो। अच्छा चलो दूध पी लो। चलो। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। वैसे मैं आपके लिए ये लाया था, पसंद है ना आपको? और ये क्या, खाना नहीं खाया अभी तक? तो लगता है आपके पेट में चूहे नहीं कूदते हैं। ये रहा चूहा, ये कूदा, ये देखो ये गया, अरे 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 ये कूदा, अरे ये कूदा, अरे अरे आप किधर गए? देखो देखो देखो। अपनी फोटो की भी गाड़ रही है, ऊपर से अपना नाक भी पकौड़ा बना दिया। ऐसे क्यों देख रही है? दादा मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आपको मुझसे अपनी टांग नहीं तुड़वानी चाहिए थी। करुणा, बाबा ने मुझे इतना दौड़ाते थे मेरे पेट में दर्द हो जाता था। और तुझे पता है ये जो फुटबॉलर लोग होते हैं ना, इनको कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, दूध, दही, मक्खन, घी। और बाबा मुझे पता क्या खिलाते थे? मूढ़ी। और वैसे भी ना मुझे ना फुटबॉलर बनना ही नहीं। तो फिर दादा आप क्या बनोगे? फिल्म स्टार। अरे वाह दादा, सच? हाँ। अच्छा मैं तुझे फिल्म स्टार की तरह डांस करके दिखाऊं? हाँ। ये देख। दादा मस्त, दादा वाह, हालात मैयत मनाने वाले और तुम दोनों यहाँ नाच रहे हो। ये ले, ये ट्यूबवेल वाले अंकल को देकर आ, 500 रुपए देंगे, लेकर आना। 500 रुपए? इससे कोई 20-25 रुपए नहीं देगा। तू चुप कर, तुझे क्या पता मेहनत की कीमत क्या होती है? तू बस इधर उधर नाचते रहे। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाकर पैसे लेकर आ, पैसे लाएगी फिर खाना बनेगा। क्या बात है बेटा, आपने तो 2 दिन में इतने सारे स्केच बना दिए।
बेटा, ये बीच पे तुम लोग गए थे? अरे आ गई तू? अगली बार बोलना 600 लगेंगे। और सुन, जा आटा सान ले, मैं सब्जी और तेल लेकर आती हूँ। करुणा, देख मैंने तेरा चेहरा सुधार दी। अरे तुम तो सच में अपना चेहरा बिगाड़ लिया। क्या हुआ? करुणा, करुणा, तू ठीक तो है ना? दादा, मुझे जाने दो दादा। क्यों? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तुझे 500 रुपए क्यों मिलेंगे? हैं? दादा, हम गंदे हो गए, हम गंदे हो गए। माँ तो अपना पेट काट कर भी बच्चों का पेट भरने वाली होती है, तो फिर भूख इतनी सस्ती कैसे हो सकती है कि ममता ही बिक जाए। अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने वाली माँ अगर अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाने पर उतारू हो जाए तो मजबूरी की कोई भी वजह माँ और ममता के कद से बड़ी नहीं हो सकती। सर, पारुल से पूछताछ का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सर ये स्केचेस पारुल ने बनाया है। ये देखिए सर, ये स्केच उसने अपनी माँ को याद करते हुए बनाया है। और ये देखिए, ये स्केच बीच का। सर, मुंबई में पारुल से रिलेटेड कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। सर, हो सकता है माँ बेटी बाहर गांव से मुंबई घूमने आए हों और किसी बीच पर गए हों। AAZ चाट कॉर्नर। कामले, मुंबई में जितने भी बीचेस हैं वहां पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। साहब, इस बच्ची और इसकी माँ ने यहाँ पे चाट खाई थी साहब। ऊपर वाला तुझे और तेरी बेटी को सलामत रखे। साहब, उस औरत ने बाकी किन्नरों को पैसे दिए थे और यहाँ पर भेल भी खिलाई थी साहब। उन किन्नरों में से ये भी एक थी? साहब, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ और उस बच्ची को मैं अच्छी तरह से देखा था साहब। उसकी माँ का स्केच बनवा सकते हो तो? जी साहब। सर, करुणा और उसकी बेटी के साथ कुछ किन्नर भी बीच पे देखे गए थे, लेकिन उस किन्नर का फोटो आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसका मर्डर मेहता विला में हुआ था। अपनी ममता का सौदा कर लिया? क्या तुम्हारी भूख करुणा के आंसुओं से सस्ती है? मैंने जो किया अपने अकेले के लिए नहीं किया। तुम दोनों को मैं भूख सा मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरी ममता मजबूर जरूर थी, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैं करुणा से कितना प्यार करती हूँ। प्यार करती हो ना तुम? तो ठीक है, आज के बाद करुणा को तुम वहां नहीं भेजोगी। अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अपनी बहन की इतनी फिक्र है ना, तो जाके 2 पैसे कमा कर ला और फिर मुझसे बात करना, समझा ना? क्यों रे, तूने तो कहा था कि तू मेरी हर बात मानेगी, फिर अपने दादा के सामने अपना दुखड़ा क्यों रोया? तू क्या सोचती है कि ये सब करके मेरी आत्मा नहीं पसीजी होगी? लेकिन मैंने अपने आंसू पी लिए और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे।
और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना इधर आओ, है। मुझे मम्मा के पास जाना है। तुम और तुम्हारी मम्मा बीच के अलावा और कहाँ कहाँ जाते थे? मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। करुणा और उसकी बेटी 7 दिसंबर की शाम 5 बजे गोराई बीच पे थे और उसी रात लगभग 7 बजे इस किन्नर को वसई में मेहता विला का एड्रेस पूछते हुए देखा गया और मेहता विला में ही इसका मर्डर हुआ। और उसी रात करुणा की बच्ची पारुल वसई एरिया में ही हमें मिली और उसके कपड़ों पर इस किन्नर का खून था, लेकिन इसकी मां नहीं थी। इन सभी घटनाओं का आपस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है जिसकी कड़ियां हमें जोड़नी है और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए करुणा का मिलना बहुत जरूरी है। गोराई बीच से वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी जाया जा सकता है या फिर गोराई से बोरीवली या फिर भाईंदर स्टेशन होते हुए ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। पता लगाने की कोशिश करो कि करुणा की बेटी गोराई से वसई कैसे पहुंची। वो अपनी मां के साथ ही थी या कहानी कुछ और है? सर, करुणा का स्केच सामने आने के बाद पुलिस करुणा की बेटी पारुल के वसई के मेहता विला पहुंचने की कड़ियां जोड़ रही थी और जो समीकरण सामने आने वाले थे वो करुणा और उसके परिवार का वो दुखद अंजाम थे जिसकी नींव 10 साल पहले ही रखती गई थी। रोटी और पैसों का पेड़ उगाने के सपने देखने वाले बच्चों ने क्या तब इस आने वाली हकीकत की कल्पना भी की होगी? अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे। और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। जाने का टाइम हो गया बेटी, जा। मैं करुणा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, भले ही मां से नाता तोड़ना पड़े। सर, 7 दिसंबर की शाम करुणा और उसकी बेटी भाईंदर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए हैं। करुणा ने भाईंदर से वसई का टिकट निकाला और 6:45 बजे उन दोनों को वसई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया। मेहता विला के आसपास दोबारा पूछताछ करो। करुणा की बेटी को तो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। हो सकता है करुणा को पहचानने वाला कोई ना कोई सामने आए। सर, $600 है ना? माँ, दादा कहाँ है? अब तेरा दादा मेरे काबू में रहता ही कहाँ है? कहीं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। वो वापस आए या ना आए, लेकिन करुणा तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? ऐसा मत बोल माँ। और ये क्या, तुझे तो बुखार है। मर्द कभी औरतों की कदर नहीं करते। तेरा बाबा हो या दादा, सबकी फितरत एक जैसी होती है। उन्हें ना तेरी फिक्र थी ना मेरी। लेकिन करुणा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, है ना?
एक्सक्यूज मी, इसको देखा है तुमने? हाँ साहब, मैंने इस औरत को देखा है। साहब, मुझे इस औरत का चेहरा याद, क्योंकि हमारी भाषा में किसी से फोन पे बात कर रही थी साहब। मैं मुंबई में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास आती हूँ और पारुल मेरे साथ में है। हाँ ठीक है, আমি 2 ঘন্টার পরে তোমার কাছে আসবো। हाँ ठीक है। फिर साहब वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के चली गई, बोली मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। दादा सुनो ना, আমি মেয়েকে এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি, आधे घंटे में आके ले जाऊंगी। आप प्लीज इसको देख लेना ना एक बारी। कोई बात नहीं, आप जाइए। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। साहब थोड़ी देर के बाद मैं पास की फैक्ट्री में चाय लेके गया। बेटा मैं चाय दे गया था, अब यहीं बैठना है। और जब वापस लौट के आया तो सब बच्ची नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि वो आई होगी और अपने बच्ची को लेके गई होगी। साहब वो तुम्हारे उधर की थी तो कुछ बताया उसने? कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है? साहब इतना बात नहीं हुआ। यहाँ से कहाँ का जाने का बोल के गई थी? मेहता विला? साहब कुछ बोला नहीं उसने, बस इतना बोला कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। उस वक्त इसे देखा था यहाँ? अरे कमाल है। उस चाय वाले ने बताया था कि वो किन्नर उससे यहीं कहीं टकराया था। और सर यही रास्ता मेहता विला की तरफ जाता है, और चाय वाले के मुताबिक करुणा के यहाँ पहुंचने के काफी टाइम बाद किन्नर यहाँ पर आया, यानी कि करुणा ने ही उस किन्नर को मेहता विला बुलाया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्नर का मर्डर करके करुणा भाग गई हो? लेकिन वो अपनी बच्ची को छोड़ के क्यों भागी? सर हुआ यह होगा कि बच्ची अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते मेहता विला पहुंची और तब तक किन्नर के पेट में चाकू घोंपा जा चुका था। इस घर के मालिक का कहना था कि ये घर सालों से बंद था, कोई यहाँ जबरदस्ती ताला तोड़ के आया। लेकिन अगर करुणा यहाँ पहले आई थी तो उस अकेली औरत ने ताला कैसे तोड़ा होगा? यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि करुणा और उस किन्नर के अलावा कोई तीसरा भी था यहाँ पर? कोई तीसरा ही नहीं, चौथा भी हो सकता है। पर जानने वाली बात यह है कि वो किन्नर ही थे या फिर कोई और था? सर वो किन्नर हो सकता है, क्योंकि गुराई बीच पे करुणा के साथ किन्नरों को देखा गया था। कामले अगर वो किन्नर थे तो भी करुणा का यहाँ आना और उस किन्नर की हत्या का मामला कुछ क्लियर नहीं होता। और अगर वो कोई मर्द थे तो भी किन्नर की हत्या के बाद करुणा का अचानक गायब हो जाना, ये कहानी कुछ क्लियर नहीं होती। इस केस की कोई भी थ्योरी बनाने से पहले हमें करुणा के चरित्र को समझना होगा, और इसकी कोई ना कोई लीड हमें उसकी बच्ची पारुल से ही मिल सकती है। उस चाय वाले ने कहा था कि उसने करुणा को फोन पे बांग्ला में बात करते हुए सुना था। अगर बच्ची से बांग्ला में बात की जाए तो शायद उसका कोई ना कोई बयान सामने आए। अच्छा 1000 लगेगा। ठीक है। माँ दादा है? नहीं। आपकी बेटी पेट से है। जानती हूँ, बच्चा गिरा दो। बेटा आज कपड़े ना बहुत ज्यादा हो गए, मेरी कमर में बहुत दर्द है, उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। तू धो देगी कपड़े? लेकिन करुणा जो कर रही थी उसे बलिदान नहीं अंधकार कहा जा सकता था, जिसमें उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी डूब रहा था। 10 साल बाद क्या करुणा अपनी उसी तकदीर का बोझ उठा रही थी या फिर अपनी कोई और तकदीर लिखने जा रही थी? पुलिस के लिए करुणा अब सिर्फ एक गुमशुदा मां नहीं थी, बल्कि उसे एक फरार अपराधी भी समझा जा रहा था। अब सवाल करुणा की ममता पर भी उठ रहे थे। क्या करुणा एक अपराधी थी या फिर एक पीड़ित?
अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हार बाड़ी कोথায়, तुम कहाँ रहती हो? हमार बाड़ी खूब सुंदर। अरे वाह, तुम्हार बाड़ी खूब सुंदर। मेहता विला और उस किन्नर के सवालों के जिक्र से ही वो घबरा रही है, लेकिन उसकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो और उसकी माँ बंगाल के किसी गांव के रहने वाले थे और थोड़े दिनों से ही मुंबई में हैं, लेकिन वो उस गांव का नाम नहीं बता पा रही है। ठीक है, थैंक यू किशोरी। मैडम ने बाहर प्रेजेंट छोड़। कामले, किन्नर की हत्या वाली रात के आसपास के दिनों में बंगाल से मुंबई आने वाली सभी ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा और मुंबई के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद करुणा का कोई लीड मिले। दादा, दादा, कहाँ ले गया? सर 7 दिसंबर की सुबह ये किन्नर गुवाहाटी एक्सप्रेस से कुल्ला स्टेशन पे उतरा था, लेकिन सर वेस्ट बंगाल से आने वाली ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा में करुणा का कोई क्लू नहीं मिला। माँ, क्या कर रही हो? करुणा, उसे भूल जा, वो अब हमारा नहीं रहा। उसने अपना नाम, पता, पहचान सब कुछ बदल लिया है। तू क्यों नहीं समझ रही है? सर, गुवाहाटी एक्सप्रेस के टीटी ने उस किन्नर को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम भूमिका है और रिजर्वेशन फॉर्म पे वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के गोपालपुर गांव का पता लिखा है। आखिरकार पुलिस उस किन्नर की पहचान करने में कामयाब हो गई और रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म पर लिखे पते पर पश्चिम बंगाल में उसके गांव गोपालपुर पहुंची। भूमिका यहीं रहती थी? भूमिका? साहब, इसने तो मेरे ही पेट से जन्म लिया था साहब। क्या बात है साहब? हमें मुंबई में इसकी लाश मिली है। साहब, ये कैसे हो गया? शांत हो जाओ। इसे पहचानती हैं आप? ये तो मेरी बेटी करुणा है। किशोरी, साहब, उसका नाम भूमिका नहीं, भौमिक था। भौमिक बचपन से ही किन्नर था? नहीं साहब, लेकिन एक दिन अचानक घर से भाग गया। बाद में पता चला कि किन्नरों की बस्ती में रह रहा है। और करुणा, अगर उसने आपसे कोई संपर्क नहीं किया तो इस छोटी सी बच्ची को अनजान शहर में छोड़ के कहाँ गायब हो गई हो? साहब, करुणा ने भी मुझे पराया कर दिया। बेटा, पति, बेटी, सब मुझे अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं। हाँ बोल छिरके। सर, भाईंदर खाड़ी में एक आदमी की लाश मिली है।
डेड बॉडी की पहचान हुई? सर बॉडी की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। डेड बॉडी की फोटो मेरे फोन पे भेजो। ओके सर। एक और मर्डर, करुणा से लिंक। सर कहीं इस आदमी के मर्डर में भी करुणा का हाथ तो नहीं? करुणा का गायब होना सवाल तो कई खड़े कर रहा है। अब जानना ये है कि इसकी असल शख्सियत क्या है। तेरे माँ के ना ज्यादा पर निकल आए हैं। मेरी प्यारी सी नवासी को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। वो बिल्कुल बचपन में तेरे जैसी थी, इतनी ही भोली, इतनी ही प्यारी। जो मैं कह देती वही वो करती। तू बनेगी ना उसकी तरह? हाँ नानी। आज से तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी छोटी करुणा। किसी का चेहरा देखकर उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंसान का चेहरा भले ही वही रहे, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी सोच समझ, उसका नजरिया हमेशा बदलता रहता है। लेकिन करुणा के भाई ने तो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल ली थी। आखिर क्या वजह थी कि वो भौमिक से भूमिका बन गया था? करुणा के अचानक गायब हो जाने से सवाल करुणा की भूमिका पर भी उठ रहे थे। करुणा को सिर्फ अपने भाई के मर्डर में ही नहीं, बल्कि एक और हत्या में भी सस्पेक्ट माना जा रहा था। भोली भाली सी दिखने वाली करुणा बचपन में अपनी माँ के शोषण का शिकार तो हुई, लेकिन कभी कभी शिकार होने वाले खुद भी शिकारी बन जाते हैं। क्या करुणा वाकई अपराधी बन चुकी थी? क्या अपनी माँ की तरह उसकी ममता में भी खोट थी? ऐसे कई और सवाल पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाले थे, जिनके चौंका देने वाले पहलुओं के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे कल रात 10 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।